प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे, जिसे बनाया है आपके ही जैसे लाखों छात्रों के प्यार और भरोसे ने बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तभी तो हम कह सकते हैं कि हम डिलीवर करते हैं क्वालिटी कंटेंट, हम डिलीवर करते हैं विश्वास, एक ऐसा विश्वास कि बिहार बोर्ड में अगर टॉपर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल से। प्यारे बच्चे, आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के बहुत बड़े डर, जिसका नाम है न्यूमेरिकल। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की तो कई सारे बच्चे ये कहते हैं, लगातार बच्चों का मैसेजेस आ रहा था, कमेंट में मैं देख रहा था, बच्चों का यही डाउट रहता था कि सर न्यूमेरिकल में कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला कब लग जाता है, हमें पता नहीं चलता। न्यूमेरिकल में हम वैल्यू कैसे पुट करें, गणना कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन का क्या कोई इजी मेथड हो सकता है, आसान तरीका हो सकता है। आज मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं, और ना सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि आपको सिखाने वाला हूं कि कौन से प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगता है, सब कुछ सिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप करने वाले हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कई सारे बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चे, दो चीजों की। पहली चीज है कि आप न्यूमेरिकल करते समय आप खुद से प्रयास नहीं करते। तो खुद से प्रयास नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे कि भाई अगला कैसे कर रहा है, टीचर कैसे कर रहा है, अपने से प्रयास नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, तो नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को तो आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। आप मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करिए। जब आप साथ साथ करते हो तो सीखते चलते हो, चीजों को पढ़ते चलते हो, बनाते चलते हो। इससे आपके कंसेप्ट और मजबूत होते हैं और आप एक अच्छा न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हो। तो अगर न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। नहीं बैठोगे तो चीजें नहीं आएंगी। और मैं यकीन दिलाता हूं, आज मैं आपको पहला चैप्टर, स्थिर विद्युत आवेश तथा तीव्रता या क्षेत्र, जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेके आया हूं और 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो सीधी बात मैंने लिख दिया, 1 से 10 तक सिर्फ आपको आज मैं 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा पहले चैप्टर का। इन 10 न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे चीजों को। तो ये सब चीजें हम समझते चलेंगे। ये 10 न्यूमेरिकल अगर आपने आज मेरे साथ लग के कर लिया तो आप ये 10 न्यूमेरिकल जीवन में कभी भूलोगे नहीं, इस बात का यकीन रखो। तो कॉपी पेन निकाल के साथ में बैठ जाओ मेरे साथ। मैं आपको गारंटी करता हूं कि क्लास के बाद आपके 10 न्यूमेरिकल हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से न्यूमेरिकल के आने वाले समय में क्लास आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। जब तक हम पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल खत्म नहीं कर लेते, हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो थोड़ा शेयर कर दो यार, वीडियो को दबा के अपने दोस्त मित्र साथियों को बुला लो। बिहार बोर्ड में क्वालिटी एजुकेशन, टॉपर की पढ़ाई कहीं हो रही है तो वो यहीं हो रही है, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से। पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के पहले न्यूमेरिकल की बात करें। वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम और 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, आप जान रहे हो। बल पूछ रहा है, दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। दो आवेश हैं, एक इधर एक इधर, इनके बीच में कितना बल लग रहा है ये पूछ रहा है। अगर आवेशों के बीच बल की बात करी जाए तो सिंपल और सरल दिमाग में हमारे ये चीज आता है, और वो है कूलॉम का नियम। क्योंकि आप कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके देखिएगा, पूरा पढ़ाया हुआ है कूलॉम का नियम। पहला ही लेक्चर इसी साल में कूलॉम का नियम पढ़ाया, तो उसे जरूर देखिएगा कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो एग्जामिनर हमें अच्छा नंबर कैसे दे, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है प्यारे बच्चे। और दिया है में क्या क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास पहला आवेश कितना दिया है, Q1 दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 हमारे पास दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दो आवेश हमारे पास दिए हुए हैं, और आवेशों के बीच की दूरी भी दी है। मतलब इनके बीच की दूरी की अगर बात करी जाए तो 30 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी दी हुई है हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा, मतलब कुछ ऐसा सीन है, एक आवेश हमारे पास यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, एक Q1 है हमारा, ये Q2 है हमारा, और इनके बीच की कुछ एक दूरी है, इस दूरी को हम नाम दे देते हैं R। ये हमारे पास पूरा सीन है। इनके बीच कितना बल लग रहा है वो हमें बताना है। और आप देख पा रहे हो दोनों प्लस आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, धक्का मार रहे होंगे, एक दूसरे से दूर फेंक रहे होंगे, है ना। सिंपल सरल बात है। चलिए सर, बल का परिमाण भी बता दीजिए। दिशा तो पता चल गई कि दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, एक दूसरे से दूर फेंक रहे होंगे। मतलब ये वाला इसको इस ओर धक्का मार रहा है, ये वाला इसको इस ओर धक्का मार रहा है। तो बल की डायरेक्शन तो हमें क्लियर है मोटा मोटा, बस हमें परिमाण निकालना है।
परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, कूलम का नियम दो आवेशों के बीच का क्या कहता है 1/4πε0, और क्या होता है फॉर्मूला याद करो Q1 Q2 अपॉन में R², यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ। 1/4πε0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻9। कितनी होती है 9×10⁻9 इंटू में Q1 आवेश कितना है, Q1 आवेश है 2×10⁻⁻7, रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू Q1 2×10⁻⁻7, और Q2 आवेश कितना है बताइए, Q2 है 3×10⁻7, 3×10⁻7, और बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है बताइए जल्दी से, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है जल्दी बताइए। R की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 30 सेंटीमीटर, 30, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2, क्योंकि आप सभी पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ही है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए करते क्या है आप जानते हो, 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। तो R जब भी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो सेंटीमीटर में पहले बदलेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि R का तो स्क्वायर अल्टीमेटली हमें करना ही है, अंततः करना ही है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, F इज इक्वल टू गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जितनी पावर वाली वैल्यूज हैं, जैसे ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, इन सबको एक साथ कर दीजिए, बाकी चीजों को अलग कर दीजिए, नंबर को एक साइड, पावर को एक साइड, नंबर को एक साइड, पावर को एक साइड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखते जाइए। 10 की घाते यहाँ पे 1 10 लिखिए, बाकी पावर देखिए 9 है, इसकी पावर -7, इसकी पावर -7, मैंने देखो सबको 1 की 10 के ऊपर लिख दिया, तो पावर हमारी एक साइड हो गई ना, नंबर अब एक साइड कर लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या क्या है देख लीजिए, हमारे पास एक 9 नंबर है, गुणे में एक 2 नंबर है, गुणे में एक 3 नंबर है, तो गुणा करके ऐसे लगा दिया 3, इस तरीके से ऐसे करके, और नीचे क्या कर दिया 30 का स्क्वायर कर दिया। 30 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जल्दी से, 30 का स्क्वायर बताइए जल्दी से कितना होता है, 3 3 जा 9, और एक जीरो है, स्क्वायर किया 2 जीरो हो गया, इंटू में 10 की घाते कितना हो गया, -2 का स्क्वायर -4 हो गया, -2 का स्क्वायर बताओ -4 हो गया ना, 30 का स्क्वायर हो गया 900, इंटू में 10 की घाते -2 का स्क्वायर -4 हो गया। इतनी सी बातें हैं प्यारे बच्चे बस, ठीक है। चलो अब आगे बताओ जल्दी से, 9 के पहाड़ा में कुछ कट जाएगा क्या, 9 के पहाड़ा में कुछ कट जाएगा, 9 से 100 कट जाएगा, 100 बार में ऐसे कट जाएगा, ठीक है, बस 3 दूनी हो जाएगा 6, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, कुल मिला के बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणे 10 की घाते, ऊपर क्या बचेगा बताओ, 3 दूनी 6 गुणे 10 की घाते, 9 में से 7 निकल गया, कितना बचा, 9 में से 7 निकल गया, 7 8 9 2 बचा, 9 में से 7 निकल गया भाई, 2 बचा ना, तो 10 की घाते 2 - 7 कितना बचा, फिर ये भी तो 7 बचा है ना, या फिर आप 7 7 14 कर लो, 9 में से 14 घटा दो, ये भी तो हो कर सकते हो, -7 कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस का 14, तो आप ऐसे कर लो, 9 - 14, 9 - 14 कितना हो गया, 10 की घाते 10 11 12 13 14 5 आया, 10 की घाते -5 आया, 10 की घाते -5 ऊपर, और नीचे क्या बचा प्यारे बच्चे, देखो जरा से, -2 का स्क्वायर किए थे, -4 आया, 10 की घाते -4, लेकिन अगर देखो नीचे 9 से 900 को काटे थे 100 बार में, 100 माने 10 की घाते 2 होता है, 100 माने 10 की घाते 2 होता है, और 10 की घाते 2 और 10 की घाते -4, प्यारे बच्चे इसको जरा बताओ क्या हो जाएगा, 10 की घाते 2 10 की घाते -4, बताओ कितना हो गया, यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लो, 10 की घाते 2 -4 कितना हो गया, 10 की घाते 2 -4 कितना हो गया, 10 की घाते माइनस को 2 आ गया, 2 में से 4 घट गया, -2 आया कि नहीं आया। अब नीचे है 10 की घाते -2, इसको सॉल्व कर लिया हमने, नीचे आया 10 की घाते -2, और -2 ऊपर चला गया, तो -2 ऊपर चला गया, तो प्यारे बच्चे अगर -2 की हम बात करें, -2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा +2, और +2 बना तो -5 + 2 -5 + 2 -5 + 2 -3 तो कितना हो गया, 6 × 10 की घाते -3 न्यूटन आ गया ना, फोर्स आ गया, बस सबको और क्या चाहिए, यही है हमारा फाइनल आंसर, यही है हमारा फाइनल आंसर, डन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, ये पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अपने से करने का प्रयास करोगे भाई साहब तभी होगा, चीज़ों को समझो, वैल्यू पुट करो, कैसे फॉर्मूला ऊपर जा रहा है, कैसे पावर ऊपर जा रही है, सब सॉल्व करो, ट्राई करो, तभी होगा चीज़ें, ठीक है, तभी हो कर पाओगे। नेक्स्ट देखो आगे, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हो, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है, हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से, देखते जाइए बस क्या क्या कह रहा है, समझिएगा जरा कि कह क्या रहा है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर
एक छोटा गोला है जिस पर आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम ना, बना लो यहाँ पे, बना लो फटाफट। देखो यहाँ पे एक छोटा गोला बना लिया जिस पर कितना है 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। कि छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है। मतलब यहाँ पे कोई अन्य छोटा आवेशित गोला है जिसके कारण ये क्या कर रहा है, इस पर एक बल लगा रहा है, और कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। कह रहा है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज हो, इस पर भी ये चार्ज दिया हुआ है, ये Q1 चार्ज हो गया इसका वाला, इसका चार्ज मान लो Q2, इसका चार्ज कितना दिया, 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया। कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी R बताओ कितनी है। ये है क्वेश्चन कुल मिला के। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने हर एक स्टेप को डायग्राम के साथ बना के एकदम समझाया, हर एक स्टेप जितना भी मैंने पढ़ता गया डायग्राम बनाता गया। अब देखो आप, है ना, अभी भी नहीं समझ में आया? अरे यार पढ़ो अपने से, पढ़ के कॉपी में करो तब तो आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे आएगा क्या? नहीं ना, पढ़ के कॉपी में करोगे तब आएगा, ठीक है, समझो इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आर की वैल्यू? भाई हमें फॉर्मूला बल तो पता है ना, बल का फॉर्मूला तो पता है, दो आवेशों के बीच बल का सूत्र नहीं पता, अभी तो पढ़ निकाले थे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल का फॉर्मूला तो यही है, Q1 Q2 अपॉन में नीचे इनके बीच की दूरी R का स्क्वायर, यही तो है बल का फॉर्मूला, है ना जी। तो बल कितना लग रहा है, Q1 दिया है देखो हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया 0.8 माइक्रोकूलम, रख दें वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, चलो सर रख देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, देखो बल का मान कितना दिया हो 0.2 न्यूटन, बल दिया है 0.2 न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान पता है 9 × 10⁻9 होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इनटू में Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 माइक्रोकूलम, रख दो यहाँ पे 0.4, माइक्रो माने क्या होता है 10⁻6 माइक्रोकूलम दिया है ना प्यारे बच्चे, 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम माने 10⁻6 कूलम। अच्छा Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, ये भी माइक्रोकूलम में, तो Q2 भी रखना पड़ेगा, इंटू में 0.8 इंटू में 10⁻6 माइक्रोकूलम। अच्छा बटे में नीचे कितना हो गया, R का स्क्वायर प्यारे बच्चे, R कितना दिया है, अरे महाराज R तो नहीं दिया है, R तो निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, R ही तो फाइंड करना है हमें, फाइंड R निकालो, दूरी निकालो इनके बीच की, तो R तो हमें R² नीचे ऐसे रख देंगे, कहानी खत्म। अब सॉल्व करिए, अभी हमने क्या बताया था, इतना रखने के बाद क्या करना होता है, रखने के बाद वैल्यू, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि आप पावर को एक साइड करिए, नंबर को एक साइड करिए, ये स्टेप याद रखिएगा, पावर को एक साइड, नंबर को एक साइड, ठीक है। तो नंबर को एक साइड करिए, पावर को एक साइड। भाई अगला पेज ले लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है, 0.2 R² भागे में है ना, इसको इधर भेज दीजिए, भागे में तो इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू में R² बराबर नंबर उधर कितना कितना है 9 गुणे नंबर को सबको एक साइड करिए, 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8, ठीक है, 0.8 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻, सॉल्व कर लीजिए, 6 6 12 हो गया, देखो 10⁻⁻6 कितना हो गया प्यारे बच्चे, -6 माइनस का 12, 9 में से 12 निकल गया, एक पावर 9 भी तो है ना, ऐसे करोगे कि नहीं, 10 देखो 9 -6 ऐसे तो करोगे, 10⁻9 -6 माइनस का 12, 9 में से 12 निकल गया, कितना बचा 10⁻9, 10 11 12 माइनस का 3 बचा, बताओ गलत है तो, गलत है तो बताओ, सही है तो बताओ, सही है ना, चलो ठीक है बढ़िया। तो अब यहाँ पे बताओ, देखती बात हमने समझ ली कि 10⁻³ हो गया। अब उसके बाद बताना फटाफट जल्दी से, यहाँ पे आया 10⁻³ प्यारे बच्चे, क्या बात है, 10⁻³ आ गया, ये तो सॉल्व तो हमने कर ही लिया, 12 9 10 11 12, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, 0.2 से 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया, क्या बात है सर, इसको इससे काट दें, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 9 गुणे 1.6, ये हो गया, गुणे 10⁻, कितना -3, इधर बचा R², क्या बात सर। अब इसको एक काम करो, पॉइंट को एक डिजिट इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻1 गुणे 10⁻3, पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10⁻1, याद रखना, पॉइंट एक बार इधर शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा 10⁻1, ठीक है। चलो ठीक है सर, R² बराबर, तो R² बराबर एक और करो, 9 गुणे 16, देखो 9 गुणे 16 गुणे 10⁻, -3 -1 कितना हो गया प्यारे बच्चे, -3 -1 माइनस का 4 हो गया, -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब देखो R² R बराबर कितना हो जाएगा, रूट में लगा दो, 9 गुणे 16 गुणे 10⁻⁻4, ये हो गया। अब देखते जाओ R बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब तो खत्म हो गया कहानी, अब तो कहानी खत्म। R बराबर क्या निकल आएगा, देखो √9 से बाहर कितना निकला, बच्चा भी बता देगा, √9 से बाहर 3 निकलेगा, है ना, 3 निकलेगा, गुणे
रूट 4 से 16 से बाहर कितना निकला, रूट 16 से बाहर निकलेगा 4, 4 चौके 16 होता है, तो रूट 16 से बाहर निकला 4 गुणे 10 की घाते, 10 की घाते -4 से कितना रूट बाहर निकलेगा, 10 की घाते -4 से निकलेगा 10 की घाते -2, 10 की घाते -6 से निकलेगा 10 की घाते 3, 10 की घाते -8 से निकलेगा 10 की घाते -4, मतलब 2 से डिवाइड करके निकलता है, 2 से डिवाइड, जो भी पावर होगी उसे 2 से डिवाइड कर देना, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को 2 से डिवाइड करोगे कितना निकलेगा, 10 की घाते -2 निकल के बाहर आएगा ऐसे। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे देखो क्या हो जाएगा। आर बराबर आ गया हमारे पास 4 तिरिक 12 गुणे 10 की घाते -2, ये आया मीटर में। अभी इतना मीटर है प्यारे बच्चे, इतना क्या है, मीटर में दिया है 10 की घाते -2 मीटर। अब इसी मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते -2 मीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है 10 की घाते -2 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 12 गुणे 1 सेंटीमीटर कितना हो गया बाबू, 12 सेंटीमीटर हो गया प्यारे बच्चे, 12 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। बात समझ में आया, तो आज दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ गई, हाँ सर आ तो गई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, मतलब इस गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ये वाला तो इस पे 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है, तो ये वाला उस पर कितना लगाएगा। आपको मैं बता दूं, ऐसे किसी केसेस में जब भी दो गोले पास पास होते हैं तो जितना बल ये इस पे लगाता है उतना बल ये भी इस पे लगाता है, दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण में बल लगाते हैं। बात समझ में आया, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में धक्का मारेंगे, और दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का मारेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो इसको इधर खींचेगा, वो इसको इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बात क्लियर है, सिंपल सरल है। तो ये अगर ये वाला इसको अगर इधर ढकेल रहा है, ये भी प्लस है, तो ये वाला भी प्लस है, इसको क्या करेगा, इधर की तरफ ढकेलेगा बाबू, इसको इधर की तरफ। कितना बल लगाएगा, बल तो उतना ही लगेगा 0.2 न्यूटन। ये वाला भी उस पर उतना ही बल लगाएगा जितना ये वाला इस पर लगा रहा है, दोनों सेम परिमाण में बल लगाएंगे। क्लियर है, चलो भाई 2 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²g_me_mp विमाहीन है, और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखते रहिएगा, इसको बहुत ही प्यार से करेंगे। इस सब की विमा हम निकालने वाले हैं, और विमा निकालते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे के क्या है पहले तो समझिए, एफ बराबर होता है प्यारे बच्चे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², ये आपको पता है, हाँ सर पता है। ये पूरी वैल्यू के है, ये पूरी वैल्यू क्या है, स्मॉल लेटर के है, Q1 Q2 अपॉन में R², और ये एफ है। अगर ये पूरी वैल्यू के है प्यारे बच्चे, तो R² भागे में उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू में R², और बटे में कितना आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। ये पूरा किसके बचेगा, के बराबर आएगा, ये पूरा आएगा के बराबर। अच्छा, बल का सूत्र क्या होता है बेटा, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mL_t-2। बल की विमा तो हमने आपको बता रखी है, अगर आपको याद हो तो, बल की विमा याद करा रखी है ना, बल की विमा mL_t-2। आर क्या है, दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी है यार, तो दूरी का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए नीचे, आवेश, आवेश हो गया Q1 80, Q1 की विमा कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और Q2 की विमा कितनी हो जाएगी, Q2 की विमा क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। दोनों की विमा हमने देख ली, अब आगे देखिए, आगे देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर L है, L² है, L1 और L2 मिलके कितना हो जाएगा, L2 और L1 मिलके L3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा, L3। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा mL3t-2, ये हो गया ऊपर। और नीचे क्या बचा हमारे पास, a²t², कितना बचा, a²t²। चलो भाई, अब ये ऊपर चले गए तो क्या बनेगा, अगर मान लो ये ऊपर चले गए तो क्या बनेगा, ये ऊपर चले गए तो बनेगा m L³ t-2, और +2 है ना, ऊपर गया तो -2 बन जाएगा, ये +2 है ऊपर गया -2 बन जाएगा, तो -2, और a +2 है ऊपर गया, ये भी -2 बन गया, ये भी -2 बन गया। नीचे ये +2 है, a² था ऊपर गया तो क्या बन गया, -2 बन गया ना। चलो अब आगे देखो, के बराबर क्या बन जाएगा, mL3t-4, -2 -2 कितना हो गया, -4 हो गया, और a2 हो गया, a-2 सॉरी, +2 था ऊपर गया -2 हो गया, +2 था ऊपर गया तो -2 हो गया। तो ये के की विमा आ गई ना, ये के की विमा आ गई, ये के की विमा आ गई। सभी बच्चे डन है, संतुष्ट, जान गए के की विमा। अच्छा, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की विमा कितनी होगी, आवेश है भाई तो उसकी विमा तो 80 ही होगी।
ठीक है सर, आवेश की विमा भी हमें पता चल गई। अच्छा, और किसकी किसकी विमा बची? चलो जिसकी जिसकी विमा पता है हम सबको लिख लेते हैं फटाफट से। और तीसरा बचा जी। जी क्या है भाई? जी की विमा हमें निकालनी है। जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकाल लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या हो जाएगी भाई, देखते जाना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, जी की विमा, तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दो आवेशों के बीच जो गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आवेश कह रहा हूँ सॉरी, दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसका फॉर्मूला ये होता है ना, जो हम लोगों ने न्यूटन के नियम से पढ़ा था कि न्यूटन बाबू कहते हैं। अब आगे देखिए, अगर जी का विमा निकालना है आपको तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो एफ इंटू में आर स्क्वायर, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा, बराबर जी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, बल की विमा कितनी हो जाएगी? बल की विमा हो जाएगी mlt-2। बल की विमा, दूरी है r तो l का स्क्वायर हो गया, और नीचे बचा m1, m1 हो गया m, मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा तो m ही ना हो जाएगी। आगे देखिए, और ये इसका भी विमा हो जाएगा, m2 का विमा भी m, दोनों का विमा m आ गया, ये हो गया जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? नीचे m स्क्वायर हो गया, नीचे m क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गया, ml, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, ml3t-2, और नीचे हो गया m का स्क्वायर, m का स्क्वायर बराबर जी। अब देखते जाइए, m का स्क्वायर +2 है, नीचे ऊपर गया तो -2 बन जाएगा, तो क्या बन गया, m ऊपर 1 है, ऊपर 1 देखिए पावर है, और नीचे क्या हो गई, -2, +2 ऊपर गया तो -2 बन गया, और क्या बन गया, L3 और t-2, ये बन गया। ठीक है, बराबर क्या बन गया, जी। चलो अब आगे देखो क्या बन जाएगा, आगे देखते जाओ क्या हो जाएगा। m की विमा -2 -1 हो गई, L3 t-2, ये हो गया, ये जी की विमा आ गई, ये जी की विमा आ गई मेरे बच्चे। अब हमारे पास जी की विमा है, एम की विमा है, सबकी विमा है, और हमारे पास क्या बचा, एम ई और एम पी। एम ई क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, पी एम पी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भाई इनकी विमा तो क्या आ जाएगी, द्रव्यमान की विमा तो एम ही होती है ना, द्रव्यमान की विमा तो एम होता है, तो इसका विमा तो हमें पता है, इन दोनों का विमा तो हमें पता है ना। तो चलिए फिर इन दोनों का विमा अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, एम ई की विमा, एम ई की विमा एम हो गई, और एम पी की विमा जो हो गई, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी एम हो गया। अब सारी विमाओं को हम उठा उठा के रख दें, एक काम करें, सारे को उठा उठा के रख दें तो काम बन जाए, क्या कहते हो, सबको उठा उठा के रख दें तो काम बन जाए प्यारे बच्चे, अगर ये कर दें तो काम बन जाए, ठीक है ना। सबको रख के डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें कह रहा है डिवाइड करने को, देखो कह रहा है ना के ई स्क्वायर बटे में जी एम ई अपॉन में एम पी का विमाहीन है, विमाहीन मतलब इनकी कोई विमा ही नहीं है, सब जीरो है, एम बी जीरो, एल बी जीरो, टी बी जीरो, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये विमाहीन राशि है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि के ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम ई इंटू एम पी बराबर, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जहाँ एम जीरो है, एल जीरो है, टी जीरो है, ए जीरो है, सब जीरो है, इसको कहते हैं विमाहीन। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विमाहीन है, इसकी कोई विमा ही नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आया, ये पूरा विमाहीन है, हमें ये प्रूफ करना है। चलो सर कैसे करेंगे फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, बहुत ही प्यारा सा है, देखते हैं कैसे होगा। के की हमें बात हो रही है ना, के की बात हो रही है, तो के की तो हम निकाल ही लिए, के का वैल्यू कितना निकालें भाई, ml3t-4 a-2, तो के यहाँ पे रख लेते हैं, चलो के की जगह पे रखो, के की जगह पर क्या रखोगे, ml3, क्या क्या निकाले थे जी के का मान, ml3t-4 a-2, t-4 a-2, ml3t-4 a-2, ये हो गया, के की जगह पर ये हो गया। आगे देखो नीचे, ई स्क्वायर, ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानते हो AT होता है, इलेक्ट्रॉन की विमा जानते हो ना, आवेश की विमा AT हो जाएगी बस, ठीक है, तो आवेश की विमा AT हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना रख दोगे, AT, और AT का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे प्यारे बच्चे, तो AT का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, G, G क्या है प्यारे बच्चे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m-1 L3t-2, m-1 L3t-2, तो यहाँ रख दो m-1 L3t-2, ये हो गया G, और नीचे एम ई और एम पी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम एम आ गया अपना, एम एम दोनों का हमने रख दिया, दोनों का हमने एम, इसका भी रख दिया, इसका भी एम रख दिया, दोनों का एम एम रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है और सिद्ध करना है कि सब क्या होना चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, देखो क्या करोगे। ये हो गया 2 प्यारे बच्चे, एम स्क्वायर हो गया, ऊपर देखो कि क्या कुछ हो रहा है क्या, चलो ऊपर थोड़ा सॉल्व करते हैं।
ml3t-4 a-2, ये तो बैठा ही है। चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा खोल लेते हैं। ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, टी भी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया। नीचे देखो एम स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया m-1l3t-2, और यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, m का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर हो गया। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, साथ में करते रहो, सिर्फ देखते मत रहो महाराज, करते भी रहो। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, नहीं तो आई वही ना समझ, सीधी बात बता रहे हैं। देखो यार, मैं वो वाला मास्टर नहीं हूँ जो तुम्हें बहुत आज दूंगा कि हाँ बेटा हम पढ़ा रहे हैं तुमको आ जाएगा, घोर के पिला देंगे। जब तक नहीं करोगे प्रयास, ईश्वर स्वयं नहीं आके तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे, नहीं आएंगे ईश्वर डालने। प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टॉपर बनना है तो। बात समझ में आ रही है मेरी? समझो। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे देखो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। दो में से एक निकल गया, अब देखो इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा ना सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा। ऊपर तो m एक ही है तो ऊपर m एक ही रखे रहने दो, l 3 है, l 3 ही रहने दो, t -4 ये है, t2 है, तो -4 देखो ये, और t2 -4 + 2, -4 + 2 बताओ tt कितना हो जाएगा, -4 + 2 कितना हो गया tt, तो t हो गया -4 + 2 माइनस का 2 हो गया। और a -2 + 2 -2 + 2 देखो, a +2 a -2, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, -2 + 2 ये तो कहानी खत्म हो गई, ये 0 हो गया। चलो सर नीचे क्या क्या बचा देख लेते हैं। नीचे m2 है प्यारे बच्चे, m -1 है, 2 -1 2 -1 -1 + 2 -1 + 2 बताओ कितना हो जाएगा, -1 + 2 बेटा, एक m बचा, l3 बचा, t -2 बचा, कितना बचा अब बताओ जरा। m से m कट जाएगा, देखो m +1 है, ऊपर भी +1 है, +1 +1 तो +1 है, ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, m m कट के m की पावर कितनी हो गई, 0। देखो m +1 है, ऊपर ऊपर भी +1 है, 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ये कट गया, पावर m की कितनी बची, 0 बची। l3 नीचे भी है, ऊपर भी 3 है, तो प्लस वाला 3 ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, प्लस वाला 3 नीचे से ऊपर गया तो -3 हो गया, 3 - 3 कितना हो जाएगा, l भी 0 हो जाएगा। अच्छा सर t -2 है बेटा, नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, नीचे -2 है, ऊपर गया +2 बन गया, -2 + 2 मिलके पावर कितनी हो गई, t भी 0 हो गया। ये तो पहले ही 0 है, लो भाई प्रूव हो गया। क्या है, पूरे के पूरे विमाहीन है, कोई विमा नहीं है इनकी, प्रूव हो गया। चलो सर इतना समझ में आ गया। आगे बताइए, कह रहा है कि सारणी को देखकर इसका अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका पूरा अनुपात निकालना है कि इसका पूरा वैल्यू कितना आएगा। ठीक है सर, इसका पूरा वैल्यू मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी है ना, ke² इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसकी पूरी वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 9 × 10⁻9, ये होती है प्यारे बच्चे k की वैल्यू। मात्रक आप रख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, मात्रक रख लो इसमें, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हो गई k की वैल्यू। ठीक है चलो। अच्छा E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आप जानते हो, रख लो यहाँ पे वैल्यू। अच्छा G क्या है, G है बाबू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कितना है G का वैल्यू, कितना है G का वैल्यू, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ G का मान कितना है, जल्दी बताओ भाई। बता नहीं रहे हो तुम लोग, जल्दी बताओ जी का मान, जी का मान ग्रेविटेशन कांस्टेंट यार, पिछले साल पढ़ाए थे, कक्षा 11 में पढ़ाए थे तुम लोग को यार, कक्षा 11 में नहीं पढ़ाए थे। 6.67 × 10⁻−11 कितना बताए थे, 6.67 × 10⁻−11, क्या फॉर्म मात्रक था इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बताओ, एम कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम, याद रहेगा। हाँ सर, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है प्यारे बच्चे कितना, 1.67 × 10⁻1.6 भी लिखते तो -10⁻−27 किलोग्राम, इतना। अगर ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो और इसको सॉल्व कर डालो, यहाँ पे सब रखो, यहाँ पे सब उठा उठा के बारी बारी से रखो, सबको डिवाइड करो रख के, ये कर लोगे, अपने से करना, स्वयं से करना, सारी वैल्यूज को उठा के रखना, गुणा भाग करना, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, सबको रखना वहाँ पे, रख करके सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है, एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है आपको 2.29 × 10⁻39, ठीक है, 2.29 × 10⁻39, इतना आपका आंसर दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ पे इसको मैच कर लेना आंसर। ठीक है, इतना आएगा, क्लियर है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे कट गया तो विमा तो है ही नहीं, तो मात्रक कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। चलिए आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है।
आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? आवेश का क्वांटीकरण मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा चार्ज है, एक पूरा का पूरा बॉडी है, और वो बॉडी बहुत सारे चार्जों से मिलकर के बनी हुई है। जैसे मान लो एक पूरा निकाय है, इस पर छोटे छोटे कई सारे चार्ज हैं। मान लो कि एक यहाँ पे दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्वांटीकृत मतलब कई सारे चार्जों से मिलकर के बना हुआ है एक बॉडी, ठीक है। मान लो इस पर एक Q1 चार्ज दिया हो, एक बॉडी मान लो Q2 चार्ज दिया हुआ हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक इसका तरीका बनाता हूँ। आवेश का क्वांटीकरण, जब भी ये शब्द आए क्वांटीकृत या क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण, कुछ भी शब्द आए, तो आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपके आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो गई। ये फॉर्मूला ही कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर आवेश, क्यों क्या है, किसी वस्तु पर आवेश है, किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज है। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का क्या है, पूर्ण गुणज है। और वो निश्चित न्यूनतम आवेश क्या है बताइए? निश्चित न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब कहता है कि दुनिया में जितने भी आवेश हैं, दुनिया में जितने भी आवेश हैं, इसी छोटे से आवेश का क्या है, पूर्ण गुणज है, कंप्लीट मल्टीपल है। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन का वैल्यू कंप्लीट मल्टीपल है। ये क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इसी तरीके से हो सकती है। ये पूर्ण गुणज है। दुनिया में जितने भी प्रकार के आवेश हैं वो सारे के सारे आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज है। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, कह रहा है कि स्थूल और बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? जब हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा करने का अर्थ क्या होता है पहले वो समझना होगा ना। क्वांटमीकरण की उपेक्षा का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जब आप बड़े पैमाने पर चार्ज लेते हो ना, बड़े पैमाने पर, तो छोटे मोटे जो चार्ज होते हैं आप उसको उपेक्षा कर ही देते हो। आपको पता है ना, जब बड़े लोग चार जगह खड़े होते हैं, चार जगह बड़े लोग खड़े होते हैं, तो बेचारे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को कहाँ ही जगह मिलती है। जानते हो ना, तो दुनिया का नियम है ये, तो दुनिया का प्रकृति का नियम है, क्या ही बताया जाए। होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता तो यही है। गरीब बेचारा हमेशा कुचला जाता है, अमीर हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है, क्या करा जाए। ठीक है, तो वही कहा गया है कि स्थूल और बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय जब हम बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश लेते हैं, ज्यादा बड़ा आवेश लेते हैं, तो हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा करते थे। मतलब जो छोटे छोटे चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो कितना है, 10⁻⁻19 कूलम। सोचो कितना छोटा आवेश होगा। तो इन छोटे छोटे आवेशों का हम क्या कर देते हैं, इनकी उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों पर भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो गिलबर्ट ने प्रयोग किया था सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया था और इसी प्रयोग में इन्होंने बताया था, ठीक है, प्रयोग किया। और क्या बताया था, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लो यहाँ पे एक क्षण है, यहाँ पे एक क्षण है, दो क्षण हैं, दो क्षण है, यहाँ पे एक क्षण हमने बना दी, एक क्षण हमने यहाँ बना दी, दोनों कांच की क्षण है। दोनों को जब आपने रेशम से रगड़ा तो दोनों छड़ पर कैसा चार्ज आ जाता है बताइए? दोनों छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चे। इस पे भी पॉजिटिव आ गया, इस पे भी पॉजिटिव आ गया, दोनों छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर आप इसे किसी रेशम के कपड़े से रगड़ लो, मान लो ये रेशम का कपड़ा है प्यारे बच्चे, तो रेशम के कपड़े से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, रेशम के कपड़े पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वास्तव में कांच की छड़ से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं। बात समझिए मेरी, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गया जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हो ना कांच की छड़ को, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है और रेशम के कपड़े पर आ गया। तो अगर इसके ऊपर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्लस का, मतलब 4 धनात्मक आवेश आया इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा वो प्लस का 4e है। इसका जो चार्ज है वो प्लस का क्या है, 4e है। और उतना ही चार्ज इसका है माइनस का 4e, उतना ही चार्ज इसका क्या है, माइनस का 4e। पहले दोनों न्यूट्रल थे, पहले दोनों का नेट चार्ज 0 था, इसका भी चार्ज 0 था, इसका भी चार्ज 0 था। लेकिन जब आपस में रगड़ा तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले आए, तो इसके ऊपर -4e का चार्ज आ गया और इसके ऊपर +4e का चार्ज आ गया।
लेकिन अभी भी दोनों का चार्ज जो है जीरो ही है। अगर दोनों को जोड़ दो तो कुल चार्ज तो अभी भी जीरो ही है। तो कुल मिला के आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट हुआ है। आवेश सिर्फ जो है कांच की छड़ से निकल के रेशम के कपड़े पर आ गया रगड़ने की प्रक्रिया में। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश क्या है, क्वांटमीकृत है। आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये समझिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अच्छा, आगे क्या कहता है? कह रहा है कि इसी प्रकार की परिघटना के वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। जब आप एबोनॉइड की छड़ को रगड़ते हो बिल्ली की खाल से, तो आपने देखा था एबोनॉइड की छड़ को अगर आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हो, आपको मैंने जब यूट्यूब पे क्लास कराया था तो मैंने आपको एक सीरीज कराई थी। उस सीरीज में जितने ऊपर के थे ना, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कराई थी, तो उसमें जितने ऊपर के तत्व थे उसमें नीचे के तत्वों से रगड़ने पर क्या करा जाता था, वो पॉजिटिव हो रहे थे और नीचे वाले सब नेगेटिव हो रहे थे। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कराई थी, अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तत्व कराए थे। भाई इसको इससे रगड़ोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, सब कुछ समझाया था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, है ना। तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे युग्म है, बहुत सारे जोड़े हैं। जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। बस यही चीज़ यहाँ पे पूछा है, बस और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश क्यू ए दिया हुआ है, क्यू बी दिया हुआ है, क्यू सी दिया हुआ है और क्यू डी दिया हुआ है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे पर वाला बल कितना है? क्या कह रहा है? वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश पर, यहां पर रख लीजिए, रखे आवेश पर, यहां पर रख लीजिए आवेश पर, ठीक है, लगने वाला बल कितना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सभी बच्चे। 4 आवेश हैं प्यारे बच्चे, 4 आवेश, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर अवस्थित है। एक वर्ग बना लें, इसी बात पे एक वर्ग बना लेते हैं फटाफट से। चलो एक वर्ग बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं एक वर्ग। ठीक है, ठीक है सर, एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ बना लिया एक वर्ग, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे एक वर्ग बना लिया, 4 बिंदु आवेश, एक यहाँ पे रख देंगे Q1, यहाँ पे क्या रख देंगे, Q1 चार्ज रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे Q2 चार्ज, यहाँ पे रख देंगे Q3 चार्ज, यहाँ पे रख देंगे Q4 चार्ज। 4 आपने आवेश रख दिए चारों कोने पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे QA हमारा पास जो यहाँ पे पहला है ना, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो और इसको C बोलना प्यारे बच्चे। देखो लाइन से चलो, ऐसे ABCD, ऐसे अलग मत भागना कि भाई ABCD, ऐसे नहीं करना है, ABCD ऐसे लाइन से, ठीक है। हमेशा लाइन का फॉलो करना है, मान रखना है। अब देखिए QA, ये वाला आवेश कितना है, ये वाला आवेश बताओ कितना है। QA बराबर दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम ऐसे करके चलो लिख देते हैं ऐसे। QB कितना दिया हुआ बताओ, ये हमें दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, ठीक है सर। QC कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे, QC दिया हुआ है ये -2 माइक्रोकूलम है प्यारे बच्चे, ये -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये -2 माइक्रोकूलम दिया हुआ, ये +2 माइक्रोकूलम है। नहीं, ये भी प्लस ही है प्यारे बच्चे, ये भी प्लस ही है, माइनस नहीं है, ये भी प्लस ही है, सॉरी ये भी प्लस, 2 माइक्रोकूलम ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला कितना है, -5 माइक्रोकूलम है, ये वाला -5 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा QD जो है, QD जो है ये हमारा -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि बताइए 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। शीर्ष हमने बना दिए, देखो शीर्षों पर सारे आवेश रख दिए, शीर्ष पर सारे आवेश रख दिए, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, इनकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो इसकी भुजा हम बना देते हैं 10 सेंटीमीटर। भैया ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है प्यारे बच्चे, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, सारी 10 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की भुजा हमने बना दी, ठीक है सर, सब समझ में आ गया। कह रहा है कि केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, भैया केंद्र पर कोई आवेश रख देंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, क्वेश्चन ये है। केंद्र पर कोई आवेश रख देंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलो रख के देखते हैं केंद्र पर आवेश। तो भाई साहब देखो, पहले तो मिला दो इन दोनों को, इनको मिलाओ ऐसे करके, ठीक है, इनको मिलाओ ऐसे करके, केंद्र पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा, केंद्र पता चलेगा। देखो पता चल गया केंद्र, केंद्र पता चला, ये है केंद्र, ये है केंद्र प्यारे बच्चे। इस केंद्र को हम नाम देते हैं O, सेंटर O है। अब यहाँ पे कोई एक आवेश रख दो, परीक्षण आवेश से ही, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। ये 2 माइक्रोकूलम, इस पे कितना बल लगाएगा बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको किधर की तरफ ढकेलेगा, आप बताओ किधर की तरफ ढकेलेगा। ये वाला 2 माइक्रोकूलम, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बाहर की तरफ ढकेलेगा, मिलाने वाली रेखा हम बाहर की तरफ ढकेलेगा। चलो दिखा देते हैं बाहर की तरफ किधर। तो भैया ये इसको इधर की तरफ ढकेलेगा कुल मिला के,
समझ गए ना? मतलब इसके ऊपर जो बल लगेगा वो Fa इस ओर लगेगा। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि भाई ये बल जो है Fa है, Fa ये इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है सर। अच्छा वो क्यूबी किधर लगाएगा बल इस पे? इधर जो आवेश रखोगे केंद्र पे, ये क्यूबी भाई साहब किधर लगाएंगे? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको बाहर की तरफ ये भी ढकेलेंगे, बाहर की तरफ भी ढकेलेंगे। हाँ सर, इसको भी बाहर की तरफ ढकेलेगा, ये भी ऐसे करेगा, इधर की तरफ ही बल लगाएगा, देखो इधर, ठीक है सर, बाहर ढकेल दिया। तो ये हो गया हमारा FB। क्या हो गया? ये FB हो गया प्यारे बच्चे। अच्छा ठीक है, ये जो नीचे वाले बैठे हैं भाई साहब, ये इसके ऊपर किधर की तरफ बल लगाएंगे? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये भाई साहब इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है सर। ऊपर की तरफ लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ लगा दिया। तो ये कितना बल लग रहा है? ये FC बल लग रहा है, FC बल, ठीक है सर। ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं माइनस क्यू आवेश, ये किधर की तरफ बल लगाएंगे? अरे सॉरी, अच्छा वो प्लस वाला है ये, सॉरी यहाँ पे ना ये माइनस है बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, ये माइनस है प्यारे बच्चे, ये माइनस 5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। हाँ वही तो, ये वाला जब इसके ऊपर बल लगाएगा ना, खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पे देखो माइनस लिखा ना, मैंने देखा ही नहीं ध्यान से। ये वाला देखो, इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये माइनस था ना, तो ये प्लस है Q0, इसको क्या करेगा? QB, क्योंकि वो माइनस है, इसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इधर की तरफ बल लगाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना FB इधर लगेगा, FB इधर लगेगा प्यारे बच्चे, FB इधर लगेगा, ठीक है। और ये भी माइनस है 5 माइक्रोकूलम, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो ये FB नहीं होगा, ये FD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FD हो जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से देखना, चीज़ों को बहुत ध्यान से एनालाइज करना, समझने की कोशिश करना। बाबू ये देखिए, ये 2 माइक्रोकूलम इसको अपनी तरफ खींच रहा है, सॉरी ढकेल रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम प्लस का इसको अपनी तरफ ढकेल रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम प्लस का इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है। ये दोनों के कारण इसके ऊपर नेट बल लगेगा क्या कि नहीं लगेगा? पहले मुझे बताओ। ये इधर की तरफ ढकेल रहा है, ये इधर की तरफ ढकेल रहा है, दोनों परिमाण में देखो समान है, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम। ये जितना बल इधर लगाएगा वो इतना बल उधर लगा देगा। FA बराबर FC है, FA बराबर क्या हो रहा है? Q0 पर बल। FA कितना लगा रहा है भैया? FA जितना बल लगा रहा है उतना ही बल कौन लगा देगा? FC लगा देगा। दोनों बल क्या है? आपस में बराबर हैं, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, उसके ऊपर नेट बल 0, कोई बल नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अब आगे देखिए, ये माइनस है, जितनी ताकत से ये इसको खींच रहा है, ये भी -5 माइक्रोकूलम, उतनी ताकत से ये भी इसको खींच रहा है। एक इंसान उधर जितनी ताकत से खींच रहा है, दूसरा इंसान इधर भी उतनी ताकत से खींच रहा है, तो बीच में कोई नेट बल लगेगा? लगेगा क्या? कोई चीज़ हिलेगी? बीच में कोई चीज़ हिलेगी? जितनी ताकत से वो इधर खींचा उतनी ताकत से इधर खींचा, बीच नहीं हिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी कहता है कि भाई देखो, भाई बिंदु Q0 पर एक और बल लग रहा है, कौन कौन से? भाई जो B लगा रहा है, FB वेक्टर बराबर वही FD वेक्टर है, दोनों के कारण जो नेट बल है वो भी क्या है? 0 ही है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये इसको निरस्त कर रहा है, ये इसको निरस्त कर रहा है, और टोटल नेट बल जो है उस Q0 पर नेट बल, परिणामी बल कितना लग रहा है इस पर? अगर हम परिणामी बल की बात करें तो परिणामी बल इसके ऊपर जो लग रहा है ना, कुल मिला के वो 0 है। कितना है? 0 है। कोई परिणामी बल ही नहीं लग रहा। डायरेक्ट आंसर कहानी देख के, चित्र देख के समझ आ जाता है, हमें सॉल्व ही नहीं करना है इसे, चित्र देख के समझ आ रहा है कि इसके ऊपर कोई परिणामी बल लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। सारे परिमाण में बराबर हैं, वो जितनी ताकत से उसको खींच रहा है, ये इतनी ताकत से उसको खींच रहा है, दोनों ये भी -5 वो भी -5। अगर दोनों की वैल्यू अलग होती प्यारे बच्चे, अगर एक -5 होता एक -4 होता, तब तो सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि उधर तो खींचता लेकिन कम ताकत से खींचता, फिर ये ज्यादा ताकत से खींच लेता, ये -5 है वो -4 होता, तो कम ताकत से खींचता, तो नेट बल होता, तब नेट बल होता। लेकिन भाई दोनों परिमाण में बराबर हैं, दोनों एक इधर की ताकत से खींचेगा, उधर दोनों बराबर ताकत से खींचेंगे, भाई बेचारा वहीं रह जाएगा बीच में, नेट बल कहाँ लग रहा है उसके ऊपर? परिणामी बल 0 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा एक सतत वक्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, क्यों? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, क्यों ऐसा है? भैया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, सतत वक्र यानी कंटिन्यूअस कर्व होती है। आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? जैसे धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, आपको ये बात पता है, धनात्मक आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। अच्छा ये कैसे है, मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, हल थोड़ा समझिएगा इसे। मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का ना अपना एक पूरा का पूरा क्षेत्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? पूरा का एक क्षेत्र होता है, पूरा एक क्या है? क्षेत्र है, इलाका है।
अब इस इलाके में अगर आप कहीं पर भी एक छोटा सा मान लीजिए कि Q0 चार्ज लेकर आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, छोटा सा Q0 चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, छोटा सा Q0 चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, छोटा सा Q0 चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। इस तरीके से अगर आप जगह जगह पे Q0 चार्ज लेकर आते हैं, रख देते हैं, तो ये वाला भाई साहब उसको क्या करेंगे, इधर की तरफ ढकेलेंगे। इनके बीच जो बल लग रहा है उसको थोड़ा एक रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दो। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसको एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करो। देखो किधर तरफ बल लग रहा है, इसको एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करके देखो भाई। इनके बीच जो बल लग रहा है ना, इसको इधर की तरफ ऐसे ढकेलेंगे, इसको इधर की तरफ ऐसे। ये भाई साहब इनके बीच लगने वाले बल को रेखा द्वारा प्रदर्शित करो, इनके बीच लगने वाला बल को रेखा द्वारा प्रदर्शित करो, इनके बीच लगने वाले बल को रेखा द्वारा प्रदर्शित करो ऐसे। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखोगे तो मान लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो इनके बीच लगने वाले बल को रेखा द्वारा प्रदर्शित करो ऐसे। यहाँ पर बल रखोगे तो यहाँ पर रखोगे तो इसी तरीके से इधर लगेगा, इधर रखोगे तो इधर लगेगा, मतलब इस तरीके से अलग अलग दिशा में, इधर रखोगे तो इधर लगेगा, इधर रखोगे इधर लगेगा, ठीक है, इधर रखोगे इधर लगेगा। इस तरीके से जगह जगह पर आप रखते जाओगे तो आपके बल की डायरेक्शन पूरी मिलती जाएगी। ये सारी क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं क्या हैं जो आपने रेखाएं खींच दी हैं, प्लस क्यू आवेश से जो रेखाएं खींच दी हैं, सारी काल्पनिक रेखाएं क्या हैं? ये सारी काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा या फिर हम इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं, और ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को भी बताती हैं। जिधर तरफ रेखा है ना, रेखा अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी। जिधर तरफ बल रेखा जा रही है उधर तरफ ही तीव्रता की दिशा होगी। लेकिन अगर रेखाएं कहीं पर कर्व हैं, मुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई प्लस क्यू आवेश है और इससे कोई रेखा ऐसे कर्व है, तो यहां पर अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहां पे जो बल रेखा जा रही है, बल रेखा पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। बल रेखा पर अगर इस बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी होगी। तो स्पर्श रेखा की जो भी डायरेक्शन होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होगा। उस बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जानना चाहते हैं तो उस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचना होगा। वही स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। ये प्लस क्यू आवेश है, इससे इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। सिंपल, सरल, आसान है यार, बहुत आसान। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र है। सतत मतलब ऐसे चल रही है निरंतर, कहीं पे टूटी नहीं है, ऐसे निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। अच्छा, एकाएक टूट जाएगी तो क्या मतलब होगा? मान लो ये क्षेत्र रेखा ऐसे है, प्लस क्यू आवेश से क्षेत्र रेखा ऐसे गई, ऐसे टूट गई, फिर ऐसे टूट गई, इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या ये टूट सकती है कि नहीं टूट सकती? टूट जाएगी तो इसका मतलब होगा कि आवेश जो है, अगर मान लो यहाँ पे Q0 आवेश रखे हो, ये तो कैपिटल क्यों हो गया, यहाँ तक Q0 आवेश यहाँ तक गया बाबू। अगर टूटने का मतलब समझो, जब इसने इसको धक्का मारा तो ये यहाँ तक ऐसे गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से गायब हो गया और फिर सीधा यहाँ आ गया। बीच में कहाँ चला गया? बल रेखा टूटने का मतलब समझ रहे हो? बल रेखा टूटने का मतलब कि आवेश जा रहा था, तो उसके जाने की डायरेक्शन में हमने एक रेखा खींची थी, लेकिन आप तोड़ दिए, बीच में उसको तोड़ दिए। तो तोड़ देने का मतलब हो गया भाई आवेश गायब हो गया चलते चलते। कहाँ चला गया? चलते चलते एक पॉइंट से गायब हुआ, दूसरे पॉइंट पे इकट्ठा पहुंच गया। तो क्या आवेश गायब हो सकता है इस तरीके से? ऐसे गायब हो सकता है कि टूट जाने का मतलब कि भाई यहाँ से गायब हुआ, सटाक से यहाँ पहुंच गया, जी यहाँ तक तो सही गया, सही गया, सही गया, जैसे ही यहाँ पहुंचा फिर सटाक से गायब हो गया, फिर यहाँ पहुंच गया। ऐसा तो नहीं होता कभी भी। ऐसे होने लगे जादू हो जाए फिर तो आवेश गायब तो होते नहीं है ना? तो इसलिए बल रेखाएं कभी टूट नहीं सकती हैं। बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। हम कहते हैं बल रेखाएं क्या है? कॉन्टिन्यूअस कर्व है, सतत वक्र है। इसका मतलब है संतत वक्र भी कहीं लिखा जाता है, सतत भी लिखा जाता है। कंटिन्यूअस वक्र, कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अच्छा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? मान लीजिए भाई एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है, दो चार्ज है, एक Q1 मान लीजिए, एक Q2 मान लीजिए। यहाँ से एक बल रेखा है, यहाँ से ऐसे एक बल रेखा निकल रही है, इधर चली गई, और यहाँ से एक बल रेखा निकल रही है, इधर चली गई। दो बल रेखाएं हैं, दोनों मान लो काट दी, मान लो काट दी। अगर मान लो काट दी प्यारे बच्चे, तो कटान बिंदु जो ये है ना, इस बिंदु को बोलेंगे कटान बिंदु। कटान बिंदु पर इसके कारण अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो तीव्रता इधर आएगी, और इसके कारण स्पर्श रेखा खींचोगे तो तीव्रता इधर आएगी।
इसके कारण तीव्रता खींचोगे तो तीव्रता की दिशा इधर आएगी, स्पर्श रेखा इधर खींचेगी तो तीव्रता इधर आएगी, मतलब इसके कारण जो भी तीव्रता आएगी तो वो E1, अच्छा सॉरी E2, इसको हमने 2 माना है तो E2, और इसके कारण जो इस बिंदु पर तीव्रता आएगी वो E1 हो जाएगी। कटान बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखा खिंच जाएगी, एक इधर एक इधर। पहले वाले के कारण E1 तीव्रता, दूसरे वाले के कारण E2 तीव्रता, दो अलग अलग तीव्रताएं एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर दो अलग अलग तीव्रताएं पॉसिबल तो है, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे, Q0 आवेश रखोगे, तो Q0 आवेश किधर की तरफ बल फील करेगा, उधर फील करेगा कि उधर, कहेगा इधर फील करें कि उधर फील करें, तो कंफ्यूजन होगा ना बेचारे को। Q0 आवेश अगर वहां पे रखोगे तो कहेगा कि इधर भी बल लग रहा है उधर भी बल लग रहा है, यार ये क्या नौटंकी है ना। तो इसीलिए क्या होती है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसलिए नहीं काटती, इसलिए नहीं काटती क्योंकि यदि यह काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जाएंगी जो कि या फिर जिससे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होगी जो कि असंभव है, बस इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। असंभव है, कहानी खत्म, ठीक है ना, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेश दिए हैं, QA दिया हुआ है इतना, QB इतना दिया है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, हल यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले सभी लोग 2 बार पढ़ा करो, जब क्वेश्चन एक बार समझ में आए तो 2 बार पढ़ा करो, 3 बार पढ़ा करो, 4 बार पढ़ा करो, क्वेश्चन बार बार पढ़ा करो। यहाँ पे दो आवेश दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, दो बिंदु आवेश, एक Q1 दिया हुआ है, एक QA दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे QA आवेश दिया हुआ है और यहाँ पे QB आवेश दिया हुआ है, दो आवेश है। तो QA कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम, और QB कितना दिया हुआ है, -3 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं प्यारे बच्चे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, ये AB है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर, इनके बीच में जो मध्य बिंदु है O, यहाँ पर बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इनके बीच की दूरी तो आपको पता है ना, R बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। सर तो अब तो बड़ा आसान है, कैसे आसान है सर, देखना, मध्य बिंदु माने ये दूरी कितनी हो गई बेटा, 10 सेंटीमीटर, देखते जाओ, ये दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी है दोनों आवेशों से, पहले आवेश से ये दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे आवेश से ये दूरी 10 सेंटीमीटर। तो पहले आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लो, फिर दूसरे आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लो, दोनों के कारण नेट तीव्रता निकाल लो, परिणामी तीव्रता निकाल लो, कहानी खत्म। आसान है ना, चलो करके देखो भाई। देखो पहले आवेश के कारण तीव्रता निकालो जो कि है EA, इसको हम EA बोल देते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना आता है, Q/r², यही फॉर्मूला है। 1/4πε0 की वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, यही होता है, हाँ सर यही होता है। गुणे आवेश Q का वैल्यू कितना है, देखो आवेश Q का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम प्यारे बच्चे, कितना है आवेश Q का वैल्यू, QA कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो Q रख दो यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, 3 गुणे माइक्रोकूलम है 10⁻⁻6 कर दो, बटे नीचे माइक्रोकूलम में था ना आवेश, तो हमने आवेश को रखा 3 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 कर दिया। अच्छा दूरी कितनी है, R दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे कर देंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में है 10⁻2 लगा दो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ऐसे करके। इतना सरल और इतना ही आसान है,
इतना सरल और इतना ही आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, देख लो नेक्स्ट। ठीक है, देख लो अब नेक्स्ट क्या करना है। 9 गुणे 10 की घाते 9 त्रिक कितना हो गया, 9 3 जा 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। ई ए बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। गुणे 10 की घाते देख लो कितना हो जाएगा, 10 की घाते हो जाएगा 9 से 6 निकल गया, 3 बचा, 10 की घाते 3 बचा, 9 से 6 निकल गया, 10 की घाते 3। और नीचे क्या बचा, अगर नीचे आप देखोगे तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, 100 माने 10 की घाते 2, और 10 की घाते -2 का स्क्वायर किया तो -4 हो गया। यही हुआ, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 माने 10 की घाते 2, -2 का स्क्वायर किया तो माइनस का 4 हो गया। सिंपल और सरल है यार। अब देखो कितना हो जाएगा, अब देखते जाओ क्या हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, 27 गुणे 10 की घाते 3। ठीक है, और +2 ऊपर चला गया तो -2, -4 ऊपर चला गया तो +4, -4 ऊपर गया +4 हो गया, और +2 ऊपर गया तो -2 हो गया। ठीक है, 4 3 7 कितना हो गया, 27 गुणे 10 की घाते 4 3 7, 7 -2, 7 -2 कितना हो गया, ये बराबर 27 गुणे 10 की घाते 5। इतना आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। अच्छा, आपको बताएं एक बढ़िया चीज़ बताएं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ई ए की जो डायरेक्शन होगी बिंदु पी पर वो किधर होगी। ई ए के कारण जो कि प्लस है, तो प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता किधर होगी, मतलब सेंटर पर तीव्रता किधर होगी। प्लस आवेश के कारण बिंदु पी ए पर मतलब ओ पर तीव्रता किधर होगी। परिमाण तो निकाल लिए ना, दिशा बता दो। दिशा आएगी बेटा बाहर की तरफ, किधर आएगी दिशा, बाहर की तरफ, तो दिशा होगी बाहर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ। दिशा समझ में आया, बाहर की तरफ। हाँ सर, दिशा समझ में आ गया। क्यू भी बताओ ये क्या है, ये तो 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम प्लस में है, ये 3 माइक्रोकूलम माइनस में है। इससे आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकाला, इससे भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकालोगे। आपको ये बात सुबह भी मैंने बताई थी, पहले भी बता चुका हूं कि अगर चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण निकालो तीव्रता, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालो, दोनों के कारण तीव्रता बिंदु पी पर सेम आएगी, सेम इंटेंसिटी आएगी। डिस्टेंस दोनों के कारण बराबर है, दो डिस्टेंस दोनों बराबर है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो इसके कारण तीव्रता, इसके कारण तीव्रता, दोनों तीव्रता बराबर है। ठीक है, दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, तो परिमाण भी बराबर आएगा, इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो भी बराबर आएगी, उतनी ही आएगी। तो ईबी भी पता है इतनी ही आएगा, 27 गुणे 10 की घाते 5, इतना ही आएगा प्यारे बच्चे। बात समझे, बात समझे, दोनों बराबर ही आएगा, लेकिन बट डायरेक्शन अलग अलग है ना। देखो डायरेक्शन अलग अलग है, कैसे सर, इसके कारण जो तीव्रता है उसकी दिशा इधर है, और ये तो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण तीव्रता की दिशा तो भीतर की तरफ होती है, तो माइनस चार्ज के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी ना मुन्ना, वो भीतर की तरफ होगी ऐसे। अब बताओ, अब बताओ, एक ही बिंदु पर तीव्रता लग रहा है, एक ही बिंदु पर तीव्रता, दोनों एक ही साइड है, इधर इधर दोनों एक ही साइड है। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की तरफ, दोनों एक ही दिशा में हो गए। ई ए और ई बी दोनों एक ही दिशा में हो गए, इसके कारण जो तीव्रता निकाला वो भी, इसके कारण जो तीव्रता निकाला वो भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। बात समझे। अब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो दोनों इसके बिंदु पी पर जब हम बिंदु ओ पर नेट तीव्रता निकालेंगे ना, नेट तीव्रता, नेट माने कुल तीव्रता, अतः बिंदु ओ पर कुल तीव्रता, बिंदु ओ पर कुल तीव्रता जब हम निकालेंगे ना कि कुल तीव्रता कितना आएगा, तो कुल तीव्रता कैसे निकालते हैं, कुल तीव्रता निकालने के लिए ई बराबर क्या करेंगे, ई ए प्लस ई बी कर देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ई ए और ई बी दोनों को जोड़ देंगे। ई ए कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ई बी देखो कितना दिया, दोनों हम दोनों सेम है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणे 10 की घाते 5 प्लस में 27 गुणे 10 की घाते 5, कितना हो गया प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। 2 2 4, 7 7 14, 1 15, सॉरी अरे गलत हो गया, 7 7 14, हासिल लगा 1, ठीक है, 2 2 4 1 5, 54, ठीक है, गुणे 10 के घाते 5। आप चाहो तो इसी को एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करके 5.4 × 10⁶ भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम ऐसे लगा दो, ये हो गया। तो ये आपका हो गया जी, ये आपका हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। देखो बिंदु पी पर दोनों एक ही दिशा में थे, जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे प्यारे बच्चे तो नेट निकालते समय दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों विपरीत दिशा में है तो नेट परिणामी निकालते समय दोनों घट जाएंगे। बात समझ में आया। दोनों अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी निकालते समय उस बिंदु पर कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। दोनों जोड़ दिया हमने, परिणामी आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किसी निकाय में दो आवेश QA दिया हुआ है, QB दिया हुआ है, क्रमशः दो बिंदुओं इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कुल आवेश कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। हमारे पास पहला आवेश देखिए कितना दिया है, QA दिया हुआ है प्यारे बच्चे। QA कितना दिया हुआ है? QA दिया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और QB दिया हुआ है कितना? QB दिया हुआ है माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये दिया हुआ है। तो जब आप कुल आवेश निकालोगे ना, तो कुल आवेश निकालते समय आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा प्यारे साथी। कुल आवेश निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। Q बराबर कितना? QA + QB, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। QA कितना दिया हुआ है? 2.5 × 10⁻⁷ प्लस में QB कितना दिया है? माइनस का 2.5 × 10⁻⁷। और प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया प्यारे बच्चे। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो नेट जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है, तो नेट पूरा हमारा चार्ज कितना हो गया? हमारा जो नेट आवेश आ गया वो शून्य हो गया। नेट आवेश कितना हो गया प्यारे बच्चे? जल्दी बताओ। शून्य हो गया। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि दो बिंदु A है और B है। दो बिंदु, इसको कैसे करेंगे सर? ये नहीं समझ में आ रहा। बताते हैं ना आपको कैसे करना है, देखते जाना। बताते हैं, देखते जाना, बस ध्यान से देखा करो, बस चीज़ों को समझा करो। एक ऐसे बनाओ, ठीक है, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, तीन बनाना है इसमें, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस बनानी है। एक इधर बनानी है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। चलो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तीन अक्ष हमने बना लिया। ये बीच में क्या हो गया? ये बीच में केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। कहानी खत्म। चलो आगे देखो। 0 0 -15 सेंटीमीटर, 0 0 +15। भैया ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो जेड वाला जो है -15 + 15, -15 + 15। अब जेड वाला -15 + 15 है, इसका मतलब जेड में आपके दो अक्ष बनेंगे, एक प्लस में बनेगा, एक माइनस में बनेगा, यानी जेड का पीछे भी बनेगा आपका एक जेड का पीछे भी बनाओ ऐसे करके। जेड का एक पीछे भी बनाना पड़ेगा आपको, एक इधर प्लस जेड और एक इधर जेड डैश बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई तो दोनों के 0 0 है। कंपोनेंट अगर आप देखोगे, ये एक्स भी 0 है, वाई भी 0, इसका भी x 0 y 0, बस जेड का -15 है, ये जेड का +15 है ना। तो यहाँ पे देखिए जेड का +15 कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे? जेड का +15 मान लो तो यहाँ पे है, जेड का -15 मान लो यहाँ पे है, दोनों समान दूरी पे होंगे, याद रखिएगा। तो ये जो दूरी आई है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, बात समझना। ये जो दूरी है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी बात समझना। बीच में सेंटर पॉइंट O है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? Q1 यहाँ पे रखा हुआ, QA कह लीजिए, QB कह लीजिए। एक QA यहाँ पे रखा हुआ है, एक QB यहाँ रखा हुआ है प्यारे बच्चे। क्या बन रहा है ये पूरा सिस्टम? बताओ ये पूरा सिस्टम क्या बन गया? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया? क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया? हाँ सर बन गया। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मतलब? फॉर्मूला क्या लग जाएगा बताओ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या लग जाएगा प्यारे बच्चे? जल्दी से बताओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लग जाएगा P = Q × 2L, ये हो जाएगा। अच्छा क्यों? आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश तो हमें पता है ना, नेट नहीं रखना है, कोई एक आवेश रखना होता है, कोई एक आवेश, ये वाला रख दीजिए। 2.5 × 10⁻⁷, 2.5 × 10⁻⁷, इंटू में 2, इंटू में L। L क्या है? दोनों के बीच की दूरी, मतलब सेंटर आधा L इधर होता है ना। तो 2 × L कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, तो 15 रख दीजिए। सेंटीमीटर में 10⁻⁻² कर दीजिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 का 2.5 से गुणा, तो 25 × 3 ऐसे कर लिया मैंने। देखो गुणा ही किया बस। 15 दूनी 30 आ गया था, 30 का एक 0 था, तो 0 ने इसके पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, बन गया 25, तो 25 × 3 हो गया। 30 का 3 बचा, बस 0 चला गया। 0 कहाँ चला गया? इससे गुणा होकर के आगे चला गया। मैं ऐसे करता हूँ भाई, मेरा स्टाइल है, ठीक है। आगे देखो, 10⁻⁻⁷ -2 कितना हो गया? 7 8 9, कितना हो गया? -9, 7 8 9, ठीक है। चलो अब आगे 15 3 कितना हो गया? 75 हो गया, बोले 10⁻⁻9 हो गया। अब चाहो तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, 7.5 कर दो, 10 की पावर कितना हो जाएगा? प्लस इधर आएगा तो +1 आएगा, -9 + 1 हो जाएगा -8, मात्रक लगा दोगे कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। कहानी खत्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। नेक्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आगुल का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन के परिमाण के किसी एकसमान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आगुल का परिमाण परिकलित कीजिए। करा चुका हूं, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर द्विध्रुव आगुल दिया हुआ है इतना, मतलब P का वैल्यू दिया हुआ है। P बराबर कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर ये दिया हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब E की वैल्यू भी दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम ये दिया हुआ है। दिशा से थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री पर संरेखित है। प्यारे बच्चे ये 3 वैल्यू दी है आपको। कह रहा है बल आगुल का परिमाण निकालिए। बल आगुल पता है आपको फॉर्मूला? क्या आप सभी को पता है बल आगुल का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए बल आगुल का फॉर्मूला क्या होता है। करा चुका हूं, निकाल चुका हूं। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा, ये होता है। अच्छा, पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया है साइन थीटा, साइन 30 दिया हुआ है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सारी वैल्यू रख करके कमेंट बॉक्स में क्या मुझे बताओगे? ये आपका होमवर्क है। चलो होमवर्क दे देते हैं, इतना तो दे ही सकते हैं यार, इतना तो करा दिया तो इतना तो दे ही देंगे। एक ये होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ सर इसका सही आंसर क्या होगा। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक सभी साथी अपना खूब ख्याल रखिए। और कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और शेयर करिए यार अपने दोस्तों मित्रों साथियों को। ये क्लास दबा करके शेयर करो, अपने दोस्तों मित्रों साथियों को बुला लो कि भाई क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी टॉपर के विश्वास की, टॉपर के भरोसे की। तो पढ़ाई होगी अपने इसी चैनल पर, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।